हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल दो होता है। एक तो हम इसको म्यू यूज करते हैं और दूसरा हम इसको एन यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एनसीईआरटी में एन सिंबल लिया जाता है और पिछले साल के स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इसका सिंबल म्यू लिया था। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल अपडेटेड सिलेबस में इसको एन से डिनोट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते दो टाइप के हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, या तो विथ रिस्पेक्ट टू हम इसको एयर लेते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी दो मीडियम के रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। जैसे मैं अगर बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने यहां पे देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? वैक्यूम हो रहा है। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और जिसकी रिस्पेक्ट होगी वो हमेशा ऊपर रहेगा। आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखो। तो हम अगर बात करें यहां पे वेलोसिटी की, या तो मैं बात करता हूं वेवलेंथ की, तो सबसे पहला एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये होता है इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन। पिछले साल ऐसा था सिंबल रिप्रेजेंटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और इसी को हमने पिछले साल पढ़ा है म्यू के टर्म में। सो इसको म्यू के टर्म में ऐसा डिनोट किया गया था। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप दोनों सिंबल को ध्यान में रखो किस तरीके से लिखा जाता है। अपडेटेड सिलेबस में ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी आपको सिंबल लेना है एन के टर्म में। ओके, सो अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, सो वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। और अगर हम बात करें वेवलेंथ के टर्म में तो क्या आएगा? लैम्डा आएगा। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई वो ट्रिक ये है कि जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा ऊपर रहता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोला मैंने? जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो यहां पे रिस्पेक्ट किसकी हो रही है? वैक्यूम की। और किसकी नहीं हो रही है? मीडियम की। सो यहां पे किसकी रिस्पेक्ट हो रही है? वैक्यूम की। और यहां पे क्या आएगा? मीडियम। सो क्या हो गया? इसको कैसे रीड करेंगे एक बार रिपीट करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो क्या आएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द वैक्यूम एंड वेवलेंथ ऑफ द मीडियम। सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा? जैसे कि इसकी डेफिनेशन हमने देखी, वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टू मीडियम, एनी टू मीडियम, ठीक है। सो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसा होगा। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लेते हैं हम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो यहां पे क्या आएगा? मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। ठीक है भैया, यहां पे हम ग्लास लिख लेंगे। और किसकी रिस्पेक्ट हो रही है? यहां पे एयर की रिस्पेक्ट हो रही है। तो जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर होता है, ये चीज याद रखेंगे। सो यहां पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो आप देख सकते हैं जिसकी रिस्पेक्ट है वो ऊपर है और ग्लास नीचे है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो कुछ ऐसे भी आ सकता है, सो इसको ऐसे ध्यान में रखो। जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो पहला मीडियम होता है। सो पहला मीडियम ये और दूसरा मीडियम ये, दैट इज फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास।
सो जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो पहला मीडियम होता है और लाइट वहीं से आती है, तो इंसिडेंट लाइट कहां से आएगी? एयर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, न्यूमेरिकल के लिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और लैम्डा के टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें आपको बताना है, आप इतना भी नोट कर लो, आगे का हम देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उनके मीडियम पे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एयर मीडियम है, सो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। और अगर ग्लास का मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.5। सो यहां पे मैं कुछ चीजें आपको लिख देता हूं। जैसे एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, वैक्यूम का एक्चुअली एग्जैक्ट 1 होता है और एयर का थोड़ा 1.006। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, अगर पेपर में अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया गया, क्या पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का, और एयर का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इनका कंपेरिजन आप ध्यान में रखो। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं? वैक्यूम का और एयर का दोनों का 1 लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। वैक्यूम और एयर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या याद रखेंगे? 1। ठीक है, तो मैं मीडियम की बात कर रहा था। यहां पे देख सकते हैं नेचर ऑफ पेयर ऑफ टू मीडियम। तो आपको ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी न्यूमेरिकल में दिया रहता है। ठीक है, सो क्लास का मुझे याद है, आपको भी याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। 1.5 और इसी को हम बोल सकते हैं 3/2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या याद होना चाहिए आपको? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 या तो 1.33। नेक्स्ट मुझे याद है डायमंड का। सो डायमंड का क्या होगा? 2.4। सो डिफरेंट मीडियम के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? उन मीडियम पे, उन मटेरियल पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सिंबल क्या होना चाहिए? रो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्ट डेंसिटी पे। यानी अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। और डायमंड क्या होता है? ज्यादा डेंसर होता है। उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उसके एटम्स क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी डायमंड काफी डेंसर है। वेवलेंथ की बात करते हैं। सो वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या होता है? मैं म्यू लिख रहा था बट हम अभी से सिंबल की हैबिट डालेंगे, क्या होगा? एन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि क्या, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और हमको पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या होगा? रिलेशन कुछ ऐसा होगा। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं, मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी वाला टर्म में मिटा देता हूं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का ग्राफ कैसा होगा? कुछ इनवर्स ग्राफ होगा। इसको आप इनवर्स ग्राफ भी कहते हैं। सो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इससे आप नोट कर सकते हैं। तो अगला पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म टेम्परेचर के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। अब ये मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर बात करें समर की, तो समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम। यानी समर में स्काई हमें एकदम क्लियर दिखता है, तो आसमान में जो सितारे हैं हमें गर्मियों में क्या दिखते हैं? ज्यादा दिखते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। और बारिश के मौसम में अगर आप बात करो तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया वाटर का, ऐसा आप मान लो, या फिर क्लाउडी सीजन मान लो, तो क्लाउड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बच्चों? ज्यादा हो गया। यानी टेम्परेचर क्या रहता है उस समय? कम। सो ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपको आती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है? सो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर आप ब्लू कलर की लाइट यूज करो, या तो ब्लैक कलर की लाइट यूज करो, या तो ग्रीन कलर की लाइट यूज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सॉरी, इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। Does not depend on the angle of
क्या हो गया ये इंसिडेंस, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एफ भी बोल सकते हो आप, या तो न्यू ले सकते हो। तो इतना आप नोट कर लो, मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूं। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। डेल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आपने प्रिज्म में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? लाइट जो ज्यादा डेविएट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। सो इसको मैं एक शॉर्ट नोट में लिख देता हूं। ये हो गया आपकी डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी को इस तरीके से लिखेंगे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई एमसीक्यूज आता है, तो ये पूरा थ्योरी पॉइंट जब अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये कंप्लीट थ्योरी पॉइंट आपको इस शॉर्ट ट्रिक में आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट नोट्स बोलो तो शॉर्ट ट्रिक बोलो। ये शॉर्ट ट्रिक काफी बड़ी होने वाली, आगे जाके बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। सभी के नाम याद कर लो और इस सिंबल के हिसाब से इसको ध्यान में रखो। सो अभी के लिए मैं इनका नाम बता देता हूं। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? डेंसिटी। इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, या तो आप इसे डेविएशन भी बोल सकते हैं। कुछ चीजें अभी आपको नहीं पता है, बट मैं आपको एक बार में सभी चीजें लिख देता हूं। फिलहाल के लिए यहां मैं जगह छोड़ रहा हूं। आप अपने फॉर्मूले की लिस्ट में भी इसे लिखेंगे तो यहां पे साइड में जगह छोड़ देंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें इसके लिए अभी बताना बाकी है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो ये वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1/sin c। c का नाम क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। सो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/sin c। आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है, सो एक बार में इतना सारा नहीं कर सकते हैं। सो अभी के लिए आप इतना नोट कर लो इस चैप्टर में, फिलहाल के लिए अभी इतना नोट कर लो, आगे हम लोग देखते हैं। सो मैं आपको क्या बताने वाला हूं? थोड़ा सा फॉर्मूले का प्रॉपर यूज बताने वाला हूं। आप इतना नोट कर लो, मैं इसको प्रॉपर अच्छे से मिटा देता हूं, ठीक है? नोट कर लो। तो हम छोटी छोटी बातें देखेंगे जिसको आप नोट करके रखेंगे। जैसे कि अगर मैं नंबर 1 लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब मैंने आपको बताया था जिसकी रिस्पेक्ट होती है, मैंने एग्जांपल के लिए एक ही लिया है, सब मैं बहुत सारे नहीं लूंगा। जैसे कि मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। दूसरा भी लिख देता हूं मैं, कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस के लिए हम लिख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, सेकेंड मीडियम से बेटर क्या लिखेंगे हम? मीडियम टू। मीडियम टू मतलब जहां रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब ये क्या पढ़ने वाली चीज क्या है? यहां पे जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो होता है पहला मीडियम, ठीक है? हमेशा याद रखो, जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो क्या होता है? पहला मीडियम। यानी कि वो मीडियम से लाइट आती है, यानी इंसिडेंस कहां से होने वाला है? यहीं से होने वाला है, ठीक है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो पहला मीडियम होता है, लाइट वहीं से इंसिडेंस होती है, ठीक है? और सेकेंड मीडियम में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ऐसा ध्यान में रख सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे बनता है, ठीक है? ऐसे बहुत से फॉर्मूले बन सकते हैं। ये ऐसा क्या हमने देखा था? वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली है, और इसके साथ में क्या है? इनवर्सली है, ठीक है? अभी आपने देखा था कि ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, तो वही चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। तो हम देखते हैं इसको, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे? पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम। अभी वेलोसिटी और लैम्डा आपस में क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है? अब हम इसकी बात करते हैं ना, ये आपस में कैसे? इनवर्सली है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा? 2, और यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो ये मेरा बताना था
कि ऐसा फॉर्मूला बनता है। और आपने फॉर्मूले में देखा होगा, वहां पे आपने डेंसिटी देखी, फ्रीक्वेंसी देखी, मतलब कई सारी चीजें देखी है। तो मैं यही कहूंगा कि जो न्यूमेरिकल में काम आता है वो चीजें आप यूज करो, और बाकी जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताया उसको नोट करके रखो, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं एक प्रैक्टिस के तौर पर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी का देखेंगे हम, वेवलेंथ का फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, और इसका फॉर्मूला इसका खुद का एक फॉर्मूला। ओके, मैं सबको सेपरेट लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, सेपरेट लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एक फॉर्मूला वेलोसिटी का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसकी रिस्पेक्ट होती है मीडियम 1, पहला मीडियम ऊपर। अब हम वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे एक को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहता है। ठीक है, ओके। सो क्या होगा, एयर ऊपर ग्लास नीचे, एयर ऊपर ग्लास नीचे, डन। वेलोसिटी और लैम्डा आपस में डायरेक्टली है तो एयर ऊपर, बट ये लैम्डा फ्रीक्वेंसी ये लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में इनवर्सली है, सो ग्लास ऊपर एयर नीचे। सो ये था एक फॉर्मूला लिखने का तरीका। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ के रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1, वाटर क्या होता है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास क्या होता है 1.5। अब मैं आपको वेलोसिटी बताता हूं। वेलोसिटी एयर की क्या होती है हमको याद है, वेलोसिटी वाटर की मुझे याद है, आपको नहीं याद नहीं है तो आप भी याद कर लेंगे। ठीक है, डन। सो मुझे याद है, मैं इनको लिखना चालू करता हूँ। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है 2 × 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहां से मुझे बताना क्या था, इनका रिलेशन बताना था आपको। कैसा रिलेशन, ये ऐसा, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी आपस में इनवर्स है ये। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं मीडियम। ओके, अब क्या, अब आप देखेंगे एयर में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यही मुझे बताना था कि इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है धीरे धीरे, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब और कम हो गया, पहले 1.5 था, अब सीधा 1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होना, वेलोसिटी का बढ़ना, क्या बताता है ये आपस में कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इतना नोट कर लो। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पोलराइजेशन। सो इतना नोट कर लेंगे, आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, सो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर प्लेन। अभी ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी जल्दी, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, ऐसे समझेंगे इसको। हमने देखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल क्या बोलता है उसको पहले समझेंगे। मैक्सवेल के हिसाब से लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, वेक्टर, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको पता है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये साथ में क्या हो रहे थे, ये इस तरीके से। आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना, ये ऐसा पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में एंड ब्लैक कलर की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये दोनों साथ में क्या हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और मैक्सवेल के हिसाब से हमारी आंखों को जो ज्यादा सेंसिटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उन्होंने कहा कि जो लाइट के वेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स में दिखते हैं। फिलहाल के लिए इस चीजों को हम अभी नहीं देखते, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सो इतना बताया था, ठीक है। अब ये छोटी सी बात थ्योरेटिकल हमें पता थी पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में,
और वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। हमें पता है, क्या पता है हमें, लाइट क्या कंसिस्ट करती है, एनर्जी। सो लाइट में क्या हो गए, एनर्जी कंसिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली उसमें एटम्स होंगे। एटम्स होंगे तो हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, ये, और हम बात करेंगे ऑर्बिट की। तो ये पूरा एटम है, एटम में कई सारे ऑर्बिट्स हैं। ये हो गया हायर ऑर्बिट और ये हो गया लोअर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन, बच्चों आपको पता है ये चीज केमिस्ट्री में, ठीक है, क्या पता है आपको, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन इट इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है नीचे की तरफ, तो क्या इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर रहा है, वैसे यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, यहां पे, यहां से जंप कर सकता है, यहां पे, यहां से जंप कर सकता है, यहां पे। ठीक है, सो इससे क्या पता चला हमें, ये पता चला कि जो लाइट आती है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, तो हम इसका डायरेक्शन कुछ मैं ऐसा ले लेता हूं, ये जो जंप कर रहा है मैं इसका डायरेक्शन ऐसा ले लेता हूं, ये नीचे से इधर जा रहा है, सो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा, मैं इसको इन तरीके से बता देता हूं। सो ये आप देख सकते हैं, ये और ये जो लाइट आती है ना बच्चों, तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल होती है। तो उसके पीछे का रीजन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, दैट इट इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सो लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई, और यही क्या होती है हमारी लाइट। अब इस लाइट का नाम होता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, या तो इसी का और एक नाम होता है ऑर्डिनरी लाइट, और ए भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में यहां से ओ यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये डायरेक्शन क्या है, अरे तो यहां से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पे, यहां से यहां पे, सो इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर रहा है। इस तरीके से डायरेक्शन हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के जंप करने पे। इलेक्ट्रॉन यहां से भी जंप कर सकता है, यहां से भी जंप कर सकता है, बोले तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे from higher orbit to lower orbit, then it emit energy. Electron jump from higher orbit to lower orbit, it emit energy in the form of लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये था बताना मुझे कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो हमें इस तरीके से लाइट दिखती है। ओके, सो ये बन गई हमारी अनपोलराइज लाइट। तो अब इस अनपोलराइज लाइट के बारे में थोड़ा और जानते हैं, कुछ ऐसा कि ये दिखता कैसा है। ये तो हमें दिखा कि लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और अगर हम साइड से देख रहे हैं, लाइट ऐसे सामने से आ रही है और हम साइड से देख रहे हैं, तो कैसा दिखेगा। मैं इसे मिटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर। तो ये तो बेसिक था उसके बारे में, इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं आपको जो बता रहा हूं वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि कैसा होता है अनपोलराइज और पोलराइज लाइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो अभी हमने देखा अनपोलराइज, नंबर 1 क्या देखा हमने, अनपोलराइज्ड लाइट। और अब हम अब देखेंगे हम पोलराइज लाइट के बारे में। सो पोलराइज लाइट क्या होती है वो मैं बता देता हूं डिटेल में। पोलराइज, ईडी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनपोलराइज्ड और ये पोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज कैसे दिखता है। सो हमें पता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करती है। लाइट क्या ट्रैवल करती है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। अगर हम मान ले, ओके ठीक है, ऐसा कुछ अभी है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए जिसको हम मान लें। सो ये है मेरे पास टेक्स्ट बुक। अगर हम मान ले कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, एक सेकेंड, ओके, ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। सो आपको दिख रहा है ये इसका प्लेन, लाइट क्या हो रही, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड,
टूवर्ड्स एंड दैट इज अवे, आपकी तरफ आ रही है टूवर्ड्स और आपसे दूर जा रही है अवे। इस तरीके से इसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, एटम है, ये एटम है, कंप्लीट एक स्फीयर है। अब स्फीयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अब यहां ऐसा स्फीयर थोड़ी ना होता, ये तो हमें दिखता है कि ऐसा कुछ है, बट स्फीयर तो एक्चुअली पूरा 3D होता है। सो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से भी जंप करेंगे, ऊपर से भी जंप, नीचे से भी जंप, हर जगह से जंप करेंगे, तो लाइट क्या होगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन से आएगी। बट ये हमें क्या दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये इसका हमें क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू। तो हम इसको अगर साइड से देखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर और नीचे दोनों, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या है, इसके वाइब्रेशन है। सो अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका रिप्रेजेंटेशन हम पूरी डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है ना, ये क्या है, अनपोलराइज लाइट। अब देखते हैं इसका साइड व्यू की साइड से कैसे दिखेगी ये। अगर लाइट कुछ ऐसे आ रही है और हम साइड से देख रहे हैं, तो साइड से देखने पर हमें क्या दिखेगा, ऐसा। और लाइट कहाँ जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, लाइट आगे की तरफ बढ़ रही है और हम साइड से देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया इसका साइड व्यू। तो ये होती है आपकी अनपोलराइज लाइट। अब इसी में अगर हम बात करें कि अब हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना, लाइट आगे की तरफ बढ़ रही है और हम साइड से इसको देख रहे हैं, तो ये तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन दिखेंगे, लेकिन एक और वाइब्रेशन आपको दिखेंगे। जैसे ये पेन की बात करता हूं, ठीक है, ये पेन मतलब लाइट के रेज हो गए। सो ये क्या हो रहे हैं, कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं और कुछ आपसे दूर जा रहे हैं, दैट इज मूविंग टूवर्ड्स एंड मूविंग अवे। तो इसमें कुछ आपको कुछ क्या दिख रहा है, डॉट दिख रहा है ना आपको। सो क्या दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन भी दिखेंगे। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन अनपोलराइज लाइट का साइड व्यू से देखने पर, और ये था इसका फ्रंट व्यू से देखने पर। ओके, सो अब हम सेकेंड वाला देखेंगे जिसमें नाम आएगा आपका पोलराइज लाइट। सो पोलराइज लाइट बच्चों क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक क्रिस्टल हो गया, ठीक है, कोई भी एक क्रिस्टल, उसमें कई सारे क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, कई सारे क्या है, एटम्स है। जैसे अभी मैंने इसको बना लिया, कई सारे इसमें क्या है, एटम्स है। ओके, सो ये इतने सारे एटम्स इसमें हैं। जब लाइट की रेज आएगी सामने से, ठीक है, लाइट की रेज जब सामने से आएगी तो इसके कौन से वाइब्रेशन यहां बचेंगे, आप देख सकते हैं। जैसे कि लाइट की रेस यहां से सामने से आई, एकदम फ्रंट से, इस तरीके से फ्रंट से सामने से आई, तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन आपके यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये वाले वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कौन से, ये वाले वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सो कौन से वाइब्रेशन सिर्फ बच रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए कौन से वाइब्रेशन बच रहे हैं, देख सकते हैं आप, वर्टिकल वाइब्रेशन बच रहे हैं। यहां पे भी कौन से वाइब्रेशन बच रहे हैं, वर्टिकल, और यहां पे भी कौन से वाइब्रेशन, वर्टिकल। बाकी जितने भी वाइब्रेशन आप देख सकते हैं वो सब क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं वर्टिकल वाइब्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल, ये सभी क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इसी को हम बोलते हैं पोलराइज, और इसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पोलराइज लाइट, बोलो आप इसको पूरा नाम लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। शॉर्टकट में इसको ई रे बोल सकते हैं। जैसे यहां पे इसको आपने क्या बोला था, अनपोलराइज लाइट, ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट ऐसे दिखती है, तो इसी को हमने और एक नाम क्या दिया, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली, ठीक है, यानी ओ रे, ओ रे, शॉर्टकट में ओ रे, और इसको क्या बोलेंगे, ई रे। तो ये छोटा सा समझाने का तरीका था कि इस तरीके से आप इसको समझो कि किसी क्रिस्टल से जब लाइट पास होती है, किसी भी क्रिस्टल से, मैं इस मटेरियल को क्रिस्टल बोल रहा हूं, सॉलिड बोल रहा हूं एक प्रकार से, तो इसमें क्या क्या नेचर शो किए, इसने एक नेचर शो किया लाइट का पोलराइजेशन, और दूसरा लाइट का एब्जॉर्प्शन, यानी इसको मैं डायक्रोइज्म भी बोल सकता हूं। दो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसलिए मैं इसको डायक्रोइज्म बोल रहा हूं, ठीक है। सो इतना आप नोट कर लो, मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर देता हूं। सो इसका लाइट इस तरीके से जा रही है इस डायरेक्शन में। सो ये मेरे वर्टिकल वाइब्रेशंस बचे हैं, बाकी के वाइब्रेशंस क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। एक और वाइब्रेशन बचेंगे जो कि जैसे कि एक आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स और आपसे दूर जा रहा है, वो वाले वाइब्रेशन। तो यहाँ पे वो वाइब्रेशन मैं बना देता हूं, कुछ इससे अलग से बना देता हूं ये। सो ये आपकी हो गई
अनपोलराइज लाइट। तो आप इतना नोट कर लो और आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।